दे एक बार सेवा का मौका। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं प्रिया ठाकुर। हम हाजिर हैं शहर भर की नई और ताजा खबरों के साथ। आइए शुरू करते हैं बुलेटिन। पाकिस्तान जेल में सर्बजीत पर हुए हमले को स्वामी अशीमानंद ने सोची समझी साजिश करार दिया है। सर्बजीत पर हमले पर उन्होंने कहा कि ये सर्बजीत को मारने की एक साजिश थी। तो क्या इसमें क्या निजी राय है? गलत है। जैसे आपको पता है पाकिस्तान में सर्बजीत पर हमला हुआ आईसीयू में, क्या कहना चाहेंगे? बहुत गलत हुआ है, तो षड्यंत्र है, जिसको आक्रमण है। या आप कहते हैं कि इसको साजिश के तहत किया गया? सरकारी सिस्टम में जुड़ा है पाकिस्तान जानबूझ के इसे अपना पूरा पंचकुला के विधायक डीके बंसल ने आज सेक्टर 21 में खुले दरबार में सेक्टर वासियों एवं अन्य लोगों की समस्याएं सुनी। लोगों ने विधायक को समस्याओं से संबंधित ज्ञापन भी सौंपे और समस्या जल्द से जल्द हल करवाने की मांग की। विधायक ने लोगों को आश्वासन दिया कि किसी भी प्रकार की समस्या उन्हें आने नहीं दी जाएगी और जो अधिकारी समय पर काम नहीं करते उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधायक के साथ आज उनके राजनीतिक सलाहकार सतनाम सिंह चट्ठा, कांग्रेस नेता जगमोहन भनोट, कृष्ण गोयल, रंजीता मेहता सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। और भी मैं उनका मंच की तरफ से अभिवादन करता हूँ। जितने भी आए उन सबका अभिवादन है। हमारे बीच में जिनकी बदौलत जो समस्याओं का समाधान करने में हर समय आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में सक्षम है, मेरी मुराद है हमारे विधायक एडवोकेट श्री डीके बंसल साहब, उनका अभिवादन, अभिनंदन प्रेस की तरफ से भी, मंच की तरफ से भी। मुझे याद है नाम लिख के बीच में हमारे माननीय एक ईमानदार, भाव भरी सहनशीलता, प्रखर मेधा, विलक्षण प्रतिभा धनी, एक अति प्रतिष्ठित सामाजिक परिवार की बेदाग नेक शख्सियत। ये जानकर इस शख्सियत को आपने इसी जगह पर इकट्ठ हुआ था, वो सेक्टर 21 में ही हुआ था। हमारे माननीय विधायक महोदय जी को याद होगा कि सेक्टर 21 के बाद कोई रैली नहीं हुई थी और यहां से इनको आशीर्वाद देकर भेजा गया था कि आप हमारे विधायक बनो। और रिजल्ट पर और मैं श्री तरुण भंडारी, रंजीता मेहता के साथ उनकी सारी की सारी टीम जो आई हुई है वो हमारे विधायक महोदय जी का इस्तेमाल करेंगे। कहना इनको कि प्रेस के लिए रिजर्व्ड है। हाँ प्लीज, हर समय समाज सेवा आप ध्येय बन गया है आपका, आपकी पत्नी के साथ। मैं मंच की तरफ से हमारे
तो अब मैं सबसे हमारे बीच में उपस्थित सेक्टर 21 से, सेक्टर 20 से और 22, 23, 28 से और अन्य सभी सेक्टरों से जो यहाँ डिग्निटीज मौजूद हैं, हमारे मद्रासी कॉलोनी के जो भाई यहाँ पे मौजूद हैं, महेशपुर से और अन्य सभी इलाकों से जो हमारे यहाँ भाई मौजूद हैं, हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, मैं सबसे पहले आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जो आप सब यहाँ पे पहुँचे। हम सबको इकट्ठे मिलकर जितनी भी समस्याएं हैं हमारी अलग अलग सेक्टर्स की, अलग अलग इलाकों की, उन सबको समाधान करने का एक मौका मिला। मैं इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित श्रीमती रीटा अग्रवाल जी, जैसा कि गुरुजी ने अभी बताया कि हमारे सेक्टर 21 से वार्ड नंबर 10 से वो चुनाव के लिए इच्छुक हैं रंजीता जी, और 17 नंबर वार्ड से रीटा अग्रवाल जी और सुरेश अग्रवाल जी, जो बहुत ही एक लंबे समय से समस्याओं से, जितनी भी इलाके की समस्याएं होती हैं उनसे कंसर्न हैं। और हमारे बीच में उपस्थित श्री विजय धीर जी, जो एक लंबे समय तक हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला के अध्यक्ष रहे। श्री राकेश छाबड़ा जी, जो चेयरमैन हैं ब्लॉक समिति के, और हमारे राकेश छाबड़ा जी जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं। श्री बीके सिंगला जी जो चेयरमैन हैं, और श्री तरुण भंडारी जी, श्री सलीम जी, और डॉक्टर मंजू जी जो चेयरमैन हैं, और डॉक्टर श्री MS कंबोज जी जो प्रेसिडेंट हैं, संतोष जी, श्री बीबी वर्मा जी जो प्रेसिडेंट हैं, श्री SK गोयल जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, और पूनम वालिया जी जो पूरे हमारे भारतवर्ष की जो सेवा दल हैं उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, और श्रीमती देवेंद्र कपिल जी और डॉक्टर कपिल जी, रंजीता जी और अभी जी, अनिल जो हमारे मनसा देवी कॉम्प्लेक्स से हैं, और हमारे बहुत ही जुझारू भाई गुरदीप जी जो हर वक्त यहाँ की समस्याओं से कंसर्न हैं और हर तरह से प्रयत्नशील हैं। जैसा कि अभी सुरेश अग्रवाल जी ने और अन्य इलाकी बातें शुरू करने से पहले मैं अपने मद्रासी कॉलोनी के भाइयों को इतना जरूर कहना चाहूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपकी कॉलोनी को हम उजड़ने नहीं देंगे। हम इस बात का आप सबसे वायदा करें। जो आप सबने 25-30 साल से यहाँ पर मेहनत करी, समाज की सेवा करी, इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। आपका कोई भाई यहाँ से उजाड़ा नहीं जाएगा। आपकी समस्या जो आपको जो नोटिस आए हैं, इसके लिए मैं आपके साथ पूरी तरह से जुड़ा हूं और आपकी समस्या का मैं समाधान कराऊंगा। आप इस बारे में निश्चित हैं। वैसे मद्रासी कॉलोनी के बारे में बोलते हुए कहते हैं राजीव कॉलोनी, आजाद कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी और मद्रासी कॉलोनी का स्पेशल जिक्र है उसके अंदर कि अगर इस कॉलोनी को यहाँ से कहीं और लेके जाना है तो पहले इन भाइयों को नई जगह दी जाएगी, उसके बाद इन्हें बदला जाएगा। परंतु मुझे दुख इस बात का है कि हुडा डिपार्टमेंट ने इनको यहाँ से निकालने के नोटिस जारी करे, तो नोटिस सरासर गलत है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपका कोई बाल बांका नहीं हो सकता, आप वहीं के वहीं रहो। अभी सेक्टर 21 की 20 की समस्या के बारे में अग्रवाल साहब ने बताया, और अभी मंच पर हमारे डिग्निटी मामला मैंने बहुत लंबे से दौर से उठाया है। शायद आप सबने मेरे स्टेटमेंट भी अखबार में पढ़ी हो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ये जो पुल बनाया है सेक्टर 12A और 20 के बीच में, ये बिल्कुल गलत बनाया है। इससे सारा ट्रैफिक जाम हुआ है, और ये जाम न केवल 20, 21 या 12A में, बल्कि इस जाम से पूरा पंचकुला इफेक्ट होता है। यहाँ तक कि हमने उनकी गिरफ्तारी की भी मांग करी कि इन्होंने जानबूझकर घटिया मटेरियल लगाकर इंफीरियर क्वालिटी का जो इन्होंने पुल बनाया, इसी वजह से इन्होंने कट छोटे दिए और इस कट को बड़ा किया जाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मामला मैंने 2 बार विधानसभा में उठाया। इस बार भी जब विधानसभा में मैं मामला उठाया था, तब मैं रूबरू जो वहां पे बात हुई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर मेरे को खुद पर्सनली चल के आए। उन्होंने मुझे ये बात कही कि इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से सारा विचार विमर्श हो चुका है, और इस पुल के कट को एक्सटेंड करने के लिए करीबन 30 करोड़ रुपए की लागत लगेगी, और ये लागत हुडा डिपार्टमेंट देगा। और जल्दी जैसे इनके पास ये फंड अरेंज होगी, कुछ समय जरूर लगेगा, पर आपकी सारी कारपेटिंग मैं पूरी कराऊंगा। मेरे इसमें यहाँ इनको कहीं और छोड़ के आए तो वो मामले हमारे सामने आ जाते हैं। अदरवाइज ये मामला अगर हम क्रूअल हों
तो ये मामला कुछ भी नहीं है, 1 हफ्ते के अंदर हमारी समस्या का समाधान हो जाए। पर कुछ अल्टरनेटिव तरीके पंचकुला के लिए ऐड कराई थी करीबन 6 महीने पहले, और उस बसों की वजह से हमारे गांव और इस बारे में आपसे बताना चाहूंगा कि इसके बारे में मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी। तो वहां पर सीए हुडा, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हुडा भी वहां पर बुलाए थे। तो उन्होंने ये बात रखी थी वहां पर कि अगर हम एक बूथ का सिर्फ हम ये तो नहीं स्टेयर लगाकर ऊपर चले जाए, हमें उसकी बेसमेंट भी दोबारा बनानी पड़ेगी, उसको एक्सप्रेस एरिया भी और ज्यादा चाहिए। चाय पकौड़े का इंतजाम किया, वो खाकर जाना। प्लीज रिक्वेस्ट सुरेश जी कह कर गए हैं, प्लीज डोंट लीव द चेयर्स विदाउट टेकिंग ऑल। पैसे स्पेंड करने के बाद फायदा क्या है अगर आप मेंटेन नहीं करोगे? खाली बनाने का तो ये नहीं है कि आपने अपने हाथ में बना दिया और वहाँ पे आप मेंटेन नहीं करोगे, पैसा खर्च। सीवरेज ब्लॉकेज बहुत नई रोड बनने के कारण वो रंजीता को टिकट नहीं रिक्वेस्ट है, ये बिकॉज एटलीस्ट वी कैन पुट अप ग्रीवेंसेस प्रॉपर, नहीं तो हमारा तो कोई सुनने वाला था ही नहीं। यहाँ पर सेक्टर 20 से 21 से 22 से 23 से 25 से 28 से 26 से और 12 से 16 से और मद्रासी कॉलोनी और कई इलाकों से यहाँ पर काफ़ी लोग आए। सबकी अलग अलग समस्याएँ थी। मेन जो समस्या थी वो सड़कों की समस्या है, लाइटिंग की समस्या है, सफाई की समस्या है और उसके अलावा 1-2 जगह सीवरेज की भी समस्या है, बस की सर्विसेज प्रॉपर नहीं उसकी समस्या है और कुछ जो हमारे मद्रासी भाई हैं थोड़े से आए हैं तो इनकी समस्या है कि इनकी कॉलोनी को उठाने जा रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं, इसके साथ साथ जो 12A और 20 के बीच में जो पुल है इसकी समस्या है। तो ये सारी समस्याएं हमारे ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन है। तो जिन जिन सड़कों की इन्होंने बात करी, सेक्टर 20 की बात करी, 21 की बात करी, 25 की बात करी, 26 की बात करी, इन सड़कों का हमने ऑलरेडी और थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी वो पूरी होकर मैं समझता हूँ कि महीने के बाद हम इन समस्याओं को समाधान करने में कामयाब हो जाएंगे। तो इसी तरह मद्रासी कॉलोनी के जो भाई हैं वो 1996 से उससे पहले यहाँ पर रह रहे हैं। तो 96 में एक हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था। उस ऑर्डर के अंदर बड़ा स्पष्ट लिखा था कि जब भी इनको यहाँ से उठाया जाए इनको पहले नई जगह दी। तो जगह इनको दी नहीं तो अब इनको उठाने की बात कर रहे हैं, तो वो भी समस्या से हम कंसर्न है। इसी तरह मोटर मार्केट की समस्या आई तो वो ओल्ड पंचकुला के करीबन 200 दुकानदार हैं, मोटर मार्केट और अलग दुकानदार हैं, तो उनके लिए भी ऐसे ही ऑर्डर है कि भी पहले उनको दोबारा जगह दी जाएगी, उसके बाद उनको उठाया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब कि जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से हम ऑलरेडी कंसर्न हैं और हम उन सभी भाइयों की समस्या का समाधान करेंगे और किसी को भी किसी वजह से हम हराश नहीं होने देंगे। और जो भी समस्या हैं, इसी के साथ साथ हमारे फ्रूट रेडी वाले आए थे, सब्जी वाले आए थे, तो इनको पहले भी हटाने की बात आई थी। तो उसी बात को मैंने बहुत पहले मुख्यमंत्री से बात करी थी, तो 3 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री जी ने हमारे को दिया था। तो उस 3 करोड़ से सेक्टर 20 के अंदर जो अनाज मंडी है वहाँ पर हम 102 बूथ बनाएंगे। उन बूथों हम इन रेडी वाले जो हमारे भाई सब्जी बेचते हैं, फ्रूट बेचते हैं, इनको अलॉट कर देंगे। उससे जो इनकी समस्या है रेडी वाली बात ही खत्म हो जाएगी, ये अपने दुकान में रह के अपना काम कर सकेंगे। तो इसी तरह और भी समस्याएं थी, उन समस्याओं से हम कंसर्न हैं। या जो भी समस्या है वो सारी समस्या का समाधान करेंगे और पंचकुला के लोगों को कोई दिक्कत बाकी नहीं रहेगी। नगर निगम के चुनाव है उसको लेकर काफी हलचल मची हुई है, आपको क्या लगता है कांग्रेस अपनी कितनी जगह बना पाएगी? और साथ ही जो नगर निगम बना है उससे लोगों को समस्याएं भी आएगी, पिंजौर कारका से लोगों को आना पड़ेगा, तो कितने कारगर साबित होंगे नगर निगम चुनाव? देखो जी, नगर निगम का हमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें ग्रांट ज़्यादा मिलेगी। एक मैचिंग ग्रांट ऐसी मिलेगी जिसके अंदर कुछ पैसा हमें लगाना पड़ेगा स्टेट को, बाकी पैसा सेंट्रल से आएगा। तो जो हमारे गांव के इलाके हैं, जो हमारे पिछड़े इलाके हैं, उनको डेवलपमेंट करने में हमें नगर निगम का सबसे बड़ा फायदा है। उसके बाद रही चुनाव की बात, हमने पंचकुला में इतने कार्य कराए हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान कराया और कांग्रेस से लोगों की आस्था जुड़ी है। तो मैं इस बात का दावा करता हूँ कि जब भी नगर निगम के चुनाव होते हैं
कांग्रेस पार्टी की एब्सोल्यूट मेजोरिटी आएगी और साथ में जो भी चेयरमैन बनेगा वो हमारा बनेगा। मेरा इस बात का पब्लिकली दावा है, कांग्रेस पार्टी एब्सोल्यूट मेजोरिटी। सेक्स रेशो को संतुलित करने के लिए हरियाणा में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट को बड़े ही प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। ये बात हरियाणा की मुख्य स्वास्थ्य सचिव नवराज संधू ने पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। आज जैसे जो वर्कशॉप भी शुरू की गई स्टेट लेवल की, इसके बारे में बताएंगे। जो मीटिंग ली गई है आज जो वर्कशॉप हमने की है जो सेक्स रेशो है, इसको हम हरियाणा की आपको पता है कम है और हम इम्प्रूव करना चाहते हैं और हम परस्पर इस पर लगे रहते हैं। तो जो एक्ट है बेसिकली ये जो सारे इलीगल सेक्स सिलेक्शन प्रोसेस है जो कोई डॉक्टर्स करते हैं या सोनोलॉजिस्ट करते हैं या इलीगल ऑपरेटर्स करते हैं, उनका जो सारी कार्रवाई हम इस पीएनडीटी एक्ट के तहत करते हैं। और इस एक्ट के तहत हमने पिछले साल एक रिकॉर्ड नंबर 20 कोर्ट केस लॉन्च किए हैं और हमारी इस साल मैं ये बताना चाहूँगी कि दिसंबर 2012 में हमारी 20 पॉइंट पे इंक्रीज़ हुई है बनस्पत 2011 से। तो हमने काफ़ी कोशिश की है, काफ़ी इंस्पेक्शंस की, रेड्स की और इसमें कोर्ट केसेस किए। तो ये वर्कशॉप इसलिए की गई है ताकि जो लीगल इश्यूज़ हैं, जो एक्ट को जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो नेचुरली जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं वो भी लीगल इश्यूज उठाते हैं, तो इसमें क्लैरिटी हो। हमने जो एक्सपर्ट्स बनाए हैं दिल्ली से भी और बाकी स्टेट से भी, ताकि हम एक्सपीरियंस शेयर कर सकें और ये जो हमारे इंस्पेक्शंस हैं वो कैसे उनको बेटर किया जाए ताकि जो लॉ है वो प्रॉपरली अपना इट कैन मीट इट्स लॉजिकल कंक्लूजन और कोर्ट केसेस हमारे सफल हों और दूसरे हम किसी को परेशान भी नहीं करना चाहते। तो दोनों बातें मुख्य नजर रखते हुए आज इस पर चर्चा हुई है। मैम, जैसे सेक्स की जो ऑपरेशन होता है उससे पता लगाया जाता है, इसके लिए पहली सरकार द्वारा इस गैरकानूनी काम के लिए कई नाम घोषित किए गए हैं अगर कोई सूचना देता है। अब तक कितने ऐसे मामले हैं जिसमें सूचना दी गई हो इस तरह की कि किसी ने कन्या भ्रूण हत्या की है या किसी ने सेक्स चेक करवाया हो बेबी का? नहीं, सूचना तो हमें मिलती रहती है और हमने इनाम भी दिए हैं और हम तो लोगों को कह रहे हैं, पिछले साल ही ये शुरू किया हमने, थोड़े दिन ही हुए हैं ये शुरू किया है और हमारा ये कोशिश, हम चाहते हैं कि लोग सूचना दें और अगर वो सफल होगा तो 20,000 रुपये का इनाम है। और सूचना हम अपने लेवल पे भी गैदर करते रहते हैं और हम रेड करते हैं और हमने इसीलिए कई ऐसे केस पकड़े हैं जो कि इलीगल ऑपरेटर्स हैं। एक तो हम रेगुलर इंस्पेक्शन करते हैं जो रजिस्टर्ड क्लिनिक है, बाय एंड लार्ज वो ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक आधा होता है जो गलत करता है तो वो पकड़े जाते हैं। लेकिन जो इलीगल ऑपरेटर्स हैं जो कि कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है, अपने घर से कर रहे हैं या कहीं ऐसी जगह से कर रहे हैं या कुछ ऐसे इंटरस्टेट मैटर्स भी हैं, तो उनके खिलाफ हमने काफ़ी अब कार्रवाई की है। इस कार्यशाला में जिला से नोडल अफसर, राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम को हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग की सचिव नवराज संधू ने संबोधित किया। वहीं अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर रेणु पहल मलिक, डॉक्टर विशेष स्वास्थ्य एवं मानव अधिकारी विशेषज्ञ रेणु पठानिया, कानूनी सलाहकार पीएनडीटी आदि ने इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में अपने अपने विषय रखे। take this very strong stance which might be anti-abortion. So in our engagement with them, let us try also and orient them on this issue. And finally, the issue that we need to talk about, that Dr. Neelam has also illegal. Our focus needs to be on illegal, and under MPP, even abortion for sex selection is illegal. And the second secret is, now that we are all quiet, I can hear hunger pangs literally in this room. So I'll be quick and I'm sure you can stop me anytime you want to, because it's going to be a very informal presentation. So very quickly, next slide please. This presentation will focus on 4 questions. I'm going to throw up some questions, possibly some answers, and perhaps leave you with even further questions. The first being, who are we talking to? Second, where are we there in their minds? Third, where do we want to be? And fourth, most importantly, how do we actually get there? Next slide, please. So before we begin, any community... encourage women to disclose their pregnancy. We need to counsel them and we need to make sure that we are not invading on their privacy. Secondly, we also need to make sure that रंजीत मर्डर केस में डीएसपी विजय सिंह के बयान दर्ज किए जाने थे, परंतु सीबीआई ने उसे गैर जरूरी मानकर छोड़ दिया। अब 7 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंस से बलविंदर कुमार के बयान दर्ज किए जाएंगे। वहीं बलात्कार के मामले पर भी 7 मई को सुनवाई होगी।
सर आज क्या हुआ पूरे मामले में सुनवाई? आज रंजीत मर्डर केस में एक विजय सिंह डीएसपी आए थे, उनके बयान होने थे। सीबीआई ने उसको गैर जरूरी समझ के छोड़ दिया और अब आइंदा ये केस लग गया 7 मई को। उस दिन बलविंदर कुमार जो JMIC मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनका बयान होना है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस 7 तारीख। तो आज किन किन आरोपियों को लेकर आए हुए थे? आज सभी बाकी जो रंजीत मर्डर केस में जो मुलजिम है वो सभी थे, वो लोग सभी हाजिर थे। उसमें मिस्टर सबीर थे और अपने जसबीर थे, कृष्ण लाल थे और जो जमानत में है बाबू जमानत में हैं बाबूइंदर सिंह, अवतार सिंह, दोनों जी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थे। जी, तो आज सिर्फ रंजीत मर्डर केस को रंजीत मर्डर केस नहीं है, रेप केस भी था, उसके अंदर डेट लगी है 7 तारीख, उसमें भी क्योंकि वो मजिस्ट्रेट साहब तीनों केसों में भी। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा व्यापारी हित में गठित अखिल भारतीय उद्योग व्यापार सुरक्षा मंच के आह्वान पर वैश्य अग्रवाल समुदाय की विशाल वैश्य महारैली रामलीला मैदान दिल्ली में 28 अप्रैल को आयोजित की जा रही है, जिसमें पंचकूला से हजारों की संख्या में सदस्य इस रैली के लिए शिरकत करेंगे। यह जानकारी अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण गोयल, राज्य महामंत्री CB गोयल, जिला महामंत्री तेजपाल गुप्ता व जिला महासचिव कुसुम गुप्ता ने संयुक्त रूप में दी। वो कालका से है, चाहे वो अपने पिंजौर से है। की ओर से रामलीला ग्राउंड नई दिल्ली में परसों 28 अप्रैल को एक विशाल व्यापारी महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में पंचकूला से बहुत से लोगों की भागीदारी की। कुलभूषण गोयल ने बताया कि सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता एवं राष्ट्रीय मुख्य संयोजक गोपाल शरण गर्ग की अगुवाई में आयोजित होने वाली इस रैली में 7 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत व्यापारियों की सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा, व्यापारिक बीमा, वायदा कारोबार बंद करने, लाइसेंस प्रणाली खत्म करने, इंस्पेक्टरी राज खत्म करने और व्यापारियों पर लगाए गए टैक्सों को मात्र 20% तक सीमित करने सहित आर्थिक स्तर पर आरक्षण जैसी मांगे रखी गई है। इस रैली में पंचकूला से डॉक्टर नरेश मित्तल, विपिन गर्ग, विजय जिंदल, बालकृष्ण बंसल इत्यादि सहित हजारों की संख्या में सदस्य शिरकत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट CD24। और यहाँ से 1000 के करीब आदमी सब पंचकूला चलेंगे, चाहे वो कालका से है, चाहे वो अपने पिंजौर से है। की ओर से रामलीला ग्राउंड नई दिल्ली में परसों 28 अप्रैल को एक विशाल व्यापारी महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में पंचकूला से बहुत से लोगों की भागीदारी की। हमारे रैली के जो मुख्य उद्देश्य हैं, हरियाणा चौथे वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए वर्ष 2013-14 में 680.32 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की है, जिसमें 442.21 करोड़ 2013-14 में पंचायती राज संस्थाओं के लिए तथा 238.11 करोड़ रुपए नगर पालिकाओं के लिए शामिल होंगे। यह जानकारी हरियाणा चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष LSM सालिंस IAS ने आज हरियाणा के राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया को आयोग की वर्ष 2013-14 के लिए अंतरिम रिपोर्ट सौंपते हुए दी। उन्होंने बताया कि यह प्राप्तियां निकायों को आबकारी शुल्क, स्टाम्प शुल्क, वैट पर सरचार्ज, 13वें वित्त आयोग की ग्रांट तथा 13वें वित्त आयोग की ग्रांट तथा अन्य साधनों से दी जा रही धनराशियों के अतिरिक्त होंगी। सालिंस ने बताया कि स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति उनको सौंपे गए उत्तरदायित्वों की तुलना में बहुत कम है, इसलिए इन निकायों को न्यूनतम स्तर पर सभी कार्य जन सुविधाएं प्रदान करने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उचित मात्रा में धन सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने राज्यपाल को अवगत करवाया कि राज्य सरकार ने चौथे वित्त आयोग का गठन राजकीय संसाधनों को पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर पालिकाओं के साथ बंटवारे के सिद्धांत तथा इन संस्थाओं के अपने स्तर पर अपनी आय साधनों को बढ़ाने के उचित उपाय सुझाने के लिए है। उन्होंने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने अपने ज्ञापन के माध्यम से आयोग को अनुरोध किया है कि नगर पालिकाओं की चल रही योजनाओं को चालू रखने के लिए पर्याप्त धनराशि जुटाने के साधनों की सिफारिशें करे। उन्होंने बताया कि अपनी वित्तीय वितरण की प्रणाली को बनाने में आयोग ने स्थानीय निकायों की वित्तीय क्षमताओं, जन सुविधाओं की स्थिति तथा राज्यों की वित्तीय स्थिति का भी जायजा लिया है।
संविधान के 73वें 74वें संशोधन के बाद हरियाणा सरकार ने भी कई अधिनियम बनाए हैं, जैसे पंचायती राज अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम, नगर निगम अधिनियम और वित्त आयोग अधिनियम। मकसद यही है कि नगर पालिकाओं को, ग्राम पंचायतों को, निगमों को कैसे सशक्त किया जाए और वित्त आयोग इसमें एक अहम भूमिका निभा सकता है। अभी चौथा वित्त आयोग पिछले 2 साल पहले स्थापित हुआ। अभी आज इसकी अंतरिम रिपोर्ट महामहिम जी को पेश की गई। हमारा सुझाव यही है कि जो भी आमदनी स्टेट को होती है, चाहे ग्रांट से होती है, चाहे निजी करों से होती है, टैक्स से होती है, वेट से होती है, अन्य करों से होती है, उस सारी आमदनी का 2.5% पैसा ग्राम की पंचायतों को और लोकल बॉडीज को दिया जाए। आयोग का दृष्टिकोण स्थानीय निकायों का प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से सुदृढ़ बनाना भी है। संवैधानिक लक्ष्यों की पूर्ति हो तथा हर नागरिक को जन सुविधाओं की प्राप्ति में बराबर के अवसर प्राप्त हो। उन्होंने आगे कहा कि आयोग द्वारा सुझाई गई वितरण प्रणाली में सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन, वित्तीय क्षमताओं तथा स्थानीय निकायों की वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। पहाड़िया ने आयोग की अंतरिम रिपोर्ट को स्वीकार करने के पश्चात इसमें सुझाए गए सुझाव की जानकारी दी तथा आयोग ने थोड़े समय में एक अच्छी रिपोर्ट तैयार की है। पहाड़िया ने आयोग की अंतरिम रिपोर्ट को स्वीकार करने के पश्चात इसमें सुझाए गए सुझावों की जानकारी दी तथा कहा कि आयोग ने थोड़े समय में एक अच्छी रिपोर्ट तैयार की है। इस अवसर पर आयोग के अन्य सदस्य सुभाष सुधा, ब्रह्मपाल राणा, शिवलाल कत्याल तथा सदस्य सचिव रामभक्त लांग्यान, IAS के अतिरिक्त सदस्य सचिव, अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, CD24। एक तरफे प्यार में युवक इतना पागल हो गया कि उसने युवती को बदनाम करने के लिए 1 माह में 2 बार सार्वजनिक स्थानों पर युवती के आपत्तिजनक पोस्टर छाप दिए। युवती द्वारा शिकायत करने पर पुलिस ने आरोपी सेक्टर 30 निवासी और सेक्टर 22 में मैरिज ब्यूरो चला रहे वीरेंद्र गोयत को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 2 बच्चों का बाप है और पिछले साल अक्टूबर में इसी चक्कर में सुसाइड का प्रयास भी कर चुका है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने लेबर चौक सेक्टर 20 और सेक्टर 18 में युवती के फोन नंबर सहित अलग अलग 4 जगह पर पोस्टर लगाए। युवती एक निजी कंपनी में नौकरी करती है और पहले इसी मैरिज ब्यूरो में काम करती थी। आरोपी द्वारा तंग करने पर उसने नौकरी छोड़ दी थी। तब से युवक उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। युवती के पास पोस्टर पर फोन नंबर और कॉल गर्ल लिखा देखकर कई लोगों के फोन आए और उस पर अश्लील कमेंट कसे गए। इस वजह से युवती काफी आहत है। युवती का आरोप है कि यदि पुलिस पहले ही आरोपी को पकड़ लेती तो इतनी बेइज्जती न सहनी पड़ती। ब्यूरो रिपोर्ट, CD24। दिवान सिंह जी, जो ये मामला है अश्लील पोस्टर का, क्या मामला था, इसमें क्या अपडेट है? इस तरह साढ़े मार्च के महीने इतने 34 सैक्टर च एक लड़की दे विद फोटो पोस्टर लाया हो गया, जिसमें अश्लील गल्लां लिखियां हुई थी। असीं उत्थे कंप्लेंट लैके उत्ते मुकदमा दर्ज करता सी। उहदी मुकदमे की गहराई नाल तफ्तीश की गई तो तफ्तीश के दौरान असीं हुण फिर एक वरिंदर गियात नाम का लड़का हैगा जो 22 सैक्टर विच मैरिज ब्यूरो के नाम से अपना 22-20 दे विच शोरूम के अपना दफ्तर चलाउंदा है। ठीक है, ये लड़की नूं पिछले काफ़ी अरसे तो परेशान करता सी। गिरफ्तार कर लिया है, मगर इसकी हुण तफ्तीश जारी है। नहीं, हाल तफ्तीश जारी है जी, वो तफ्तीश करांगे उहदे विच भी। हाँ, इहदे नाल कौन सी, इन्हें पोस्टर कित्थों छपाए हैं, किस तरह इन्होंने लड़की नूं परेशान की करता सी।